नमस्कार दोस्तों, ऐसी स्थितियाँ कई बार देखी जाती हैं जिनमें बच्चों के द्वारा अपने बुजुर्ग माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। उनको सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। उन्हें उन्हीं की संपत्ति से, जो उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई से इकट्ठा की है, बच्चे उनकी संपत्ति से उन्हें बेदखल कर देते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं। ऐसी घटनाएं समाज में काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है, जिनमें आर्थिक समर्थन के अभाव में, शारीरिक समर्थन के अभाव में बच्चों के द्वारा अपने माता पिता को त्यागा जा रहा है। वे उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाता है या फिर उन्हें वो सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसी कंडीशनें कई बार देखी जाती है। तो ऐसे में वरिष्ठ नागरिक पहले से तैयारी करके कैसे रख सकते हैं ताकि उनके साथ ऐसी किसी घटना को अंजाम ना दिया जाए। यदि वरिष्ठ नागरिक के साथ किसी भी तरीके से प्रताड़ना की जा रही है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो वो कैसे अपने आप को इससे बचा सकते हैं और अपनी संपत्ति को किस तरीके से बचा सकते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लड़ाई झगड़ा है वो संपत्ति को लेकर होता है। बच्चे अपने माता पिता की संपत्ति को हड़पना चाहते हैं। भले ही वो वरिष्ठ नागरिक वो खुद ये चाहते हैं कि वो अपने बच्चों के नाम संपत्ति को कर दे, उनके नाम ट्रांसफ़र कर दे, ताकि उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने ना पड़े। क्योंकि संपत्ति को लेकर हर घर में लड़ाई झगड़ा होता है। और वरिष्ठ नागरिक जब अपनी एज में आते हैं तो वो इस मंशा से कि उनके बच्चों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर के कोई डिस्प्यूट ना हो, वो खुद ही अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों में बांट देते हैं, जो संपत्ति है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। लेकिन जैसे ही उनके नाम संपत्ति आती है, जो उनके बच्चे होते हैं वो मोटी बुद्धि के होते हैं, वो अपने माता पिता को परेशान करने लगते हैं। जिनसे उन्हें संपत्ति मिली है वो उन्हीं के साथ प्रताड़ना करने लगते हैं, उन्हीं को प्रताड़ित करते हैं, उन्हीं के साथ मारपीट करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, उनका ख्याल नहीं रखते। कई बार तो ऐसी घटनाएं देखी जाती है जिनमें बच्चे अपने माता पिता का सिर फोड़ देते हैं, पैर तोड़ देते हैं। तो ऐसी घटनाओं से बचा किस तरीके से जाए, किस तरीके से ऐसे बच्चों को सबक सिखाया जाए, इसके लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपना एक लेटेस्ट जजमेंट दिया है, जिसके माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा किस तरीके से ऐसी घटना होती है और किस तरीके से आप इनसे बच सकते हैं। इसके साथ ही जो नए जजमेंट है वो आपके लिए किस तरीके से कारगर सिद्ध हो सकते हैं, आप कैसे उनका लाभ ले सकते हैं, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार, मैं अश्मित कुमार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें में स्वागत करता हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से आपको लीगल एडवाइस दी जाती है, जनरल गाइडेंस दी जाती है। यदि आप किसी भी टॉपिक पर मुझसे कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी लीगल प्रॉब्लम को व्हाट्सअप करें। केवल व्हाट्सअप करें अपनी लीगल प्रॉब्लम का, उसके बाद मैं आपके मैसेज का उत्तर दूंगा, तब आपको बताऊंगा कि मुझे आपसे कब बात करनी है। फिलहाल यदि आपकी कोई भी कानूनी समस्या हो तो आप उसका व्हाट्सअप स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर भेज सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए सन 2007 में द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट बनाया गया, जिसे कहते हैं वरिष्ठ नागरिक अधिनियम। वरिष्ठ नागरिक अधिनियम जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह कार्य करता है, यदि वो उनका प्रयोग करना जानते हैं। जो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम है उसके तहत वरिष्ठ नागरिकों की रक्षा की जाती है और जो उनकी प्रॉपर्टी होती है, जो उनकी संपत्ति होती है, उसकी भी रक्षा की जाती है। दोनों चीज़ों की रक्षा के लिए ये अधिनियम सन 2007 में बनाया गया, क्योंकि समाज में ऐसी घटनाएं काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है। इसीलिए कानून के सामने प्रश्न था कि वरिष्ठ नागरिकों की रक्षा किस प्रकार से की जाए। तो आपके लिए जो मेंटेनेंस है, जो आपकी बेसिक नीड्स है, उनको पूरा कराने के लिए, आपकी संपत्ति की रक्षा के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए सन 2007 में द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट बनाया गया है, जिसका लाभ आप ले सकते हैं। अब हम इस जजमेंट की बात करते हैं, किस तरीके से जजमेंट में बात की गई। दोस्तों, इस जजमेंट का नाम है अनिल कुमार दीवान वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सन 2021 में इस जजमेंट को दिया है। सबसे पहले हम इस जजमेंट के फैक्ट्स को जान लेते हैं। इसमें जो सीनियर सिटीजन होते हैं वो एसडीओ के पास, जो सब डिविजनल ऑफिसर होता है, उसके पास एक शिकायत दर्ज कराते हैं। वो शिकायत क्या होती है? उस शिकायत में ये होता है कि बच्चे उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर रहे हैं, उनकी जो आम ज़रूरतें हैं उनको पूरा नहीं कर रहे हैं, उल्टा उनके साथ मारपीट करते हैं, उन्हें जान से मारने की धमकी देते हैं। और इसीलिए वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को उनकी संपत्ति से बेदखल किया जाए। जो सीनियर सिटीजन फादर होते हैं वो कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है। सेल्फ एक्वायर का अर्थ है कि वो संपत्ति उन्होंने अपनी खुद की कमाई से खरीदी है, वो उन्हें विरासत में नहीं मिली, उनके पूर्वजों के द्वारा उन्हें नहीं प्रदान की गई। तो वो एसडीओ साहब से ये निवेदन करते हैं कि उनके बच्चों को उस घर से बेदखल किया जाए जिसमें वो रह रहे हैं, क्योंकि वो उनकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है। और बेदखल क्यों किया जाए? क्योंकि वो उनके साथ मारपीट करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उनको जान से मारने की धमकी देते हैं। तो इन शर्तों के आधार पर उन्हें बेदखल किया जाए, क्योंकि मेरी ये शिकायत है कि मेरे बच्चे मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। तो एसडीओ महोदय के यहाँ मामले की जांच की जाती है, सारे दस्तावेज देखे जाते हैं जो प्रॉपर्टी से संबंधित होते हैं, जो गवाही होती है वो कराई जाती है। और फिर एसडीओ साहब को लगता है कि जो सीनियर सिटीजन ने प्रार्थना पत्र दिया है उसमें सच्चाई है, वास्तविकता में इनके बच्चे इनको परेशान कर रहे हैं, इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो इसलिए एसडीओ साहब के द्वारा ये जारी किया जाता है आदेश कि वो उनकी संपत्ति से बेदखल हो।
जो उनके बच्चे हैं, जो उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनकी बहू और उनका बेटा, उनको उस घर से बेदखल किया जाए, ऐसा आदेश एसडीओ साहब पारित करते हैं। उन्हें बेदखल करने के लिए आदेश पारित किया जाता है। तो ऐसे में बेटा वहाँ से नहीं निकलता और वो डीएम साहब के पास अपील दायर करता है। एसडीओ साहब के निर्णय के विरुद्ध वो डीएम साहब के पास अपील दायर करता है। वो प्रार्थना पत्र देता है, उसमें वो बताता है 4 बातें बेटे की तरफ से कही जाती है। वो कहता है कि ये मेरी बहू को परेशान करते हैं। जो सीनियर सिटीजन का बेटा होता है वो कहता है मेरी पत्नी को परेशान कर रहे हैं, अपनी बहू के साथ मारपीट कर रहे हैं, ऐसा आरोप वो अपने माता पिता पर लगाता है। इसके साथ ही वो बताता है कि मेरी बहू ने इनके अगेंस्ट में दहेज का केस और मारपीट का केस दायर कर रखा है। पहली बात बेटे के द्वारा ये कही जाती है कि उनकी बहू को परेशान किया जा रहा है। दूसरी बात वो कहता है घर में मेरा भी अधिकार है। जो बेटा है वो कहता है कि ये मेरे पिता की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए मेरा भी अधिकार इस संपत्ति में बनता है। तीसरी बात वो कहता है मैंने इसका फर्स्ट फ्लोर बनवाया है, जो कंस्ट्रक्शन का कार्य है मैंने इस मकान में निर्माण कराया है, इसीलिए मेरा अधिकार इस संपत्ति में होता है। देखिए उसने 3 बातें ये कही। एक तो वो उसकी बहू को परेशान करते हैं, दूसरा संपत्ति में उसका भी अधिकार बनता है, तीसरा उसने निर्माण कराया है, और चौथी बात वो कहता है एसडीओ के ऑर्डर को खारिज किया जाए। वो डीएम साहब के पास जो प्रार्थना पत्र देता है, जो अपील डालता है, उसमें वो कहता है कि एसडीओ साहब ने जो निर्णय दिया है वो गलत है, वो विरुद्ध दिया गया है, मेरे अगेंस्ट में दिया गया है, जबकि में सही तथ्य ये है कि ये जो वरिष्ठ नागरिक है, जो मेरे माता पिता है, वो मेरी पत्नी को परेशान करते हैं, उससे दहेज की मांग करते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, और ये जो घर है इसमें कंस्ट्रक्शन का जो कार्य है वो मैंने कराया है, इसीलिए मेरा अधिकार इसमें बनता है और मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊँगा। ऐसी बात बेटे के द्वारा कही जाती है। डीएम साहब वही आदेश पारित करते हैं जो एसडीओ महोदय के द्वारा दिया गया था। डीएम साहब प्रकरण की जांच करते हैं, उनके द्वारा भी मामले की जांच की जाती है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस बात का निर्णय करते हैं कि जो एसडीओ साहब ने निर्णय दिया है वो बिल्कुल सही दिया गया है और ये वास्तविकता में आपको परेशान कर रहे हैं, इसीलिए उनको बेदखल करने के आदेश जारी रहते हैं। इविक्शन ऑर्डर पास किया जाता है डीएम साहब के द्वारा भी। लेकिन फिर जो बेटा होता है वो इससे भी नहीं बाज आता, वो जाता है ऑनरेबल हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में वो डीएम के आदेश को चैलेंज करता है। वो कहता है कि डीएम और एसडीओ के द्वारा जो आदेश दिया गया वो मेरे अगेंस्ट है और खिलाफ दिया गया है, और ये तथ्य जो इसमें बताए गए हैं वो सही नहीं है। वो रिट पिटीशन फाइल करता है, उसमें भी वो यही बात बताता है कि मेरी पत्नी को ये परेशान करते हैं, उससे दहेज मांगते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं, ये जो घर है इसमें कंस्ट्रक्शन का कार्य मैंने कराया है, इसलिए मेरा भी अधिकार इसमें बनता है। तीसरी बात वो यही कहता है कि संपत्ति मेरे पिता की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए मेरा भी अधिकार बनता है और मैं इस घर से बाहर नहीं जाऊंगा। ये सारी बातें उसमें कही जाती है, लेकिन हाई कोर्ट उसकी अपील को खारिज कर देता है। हाई कोर्ट एसडीओ और डीएम के आदेश को जारी रखता है और इविक्शन ऑर्डर पास कर दिए जाते हैं। फाइनली हाई कोर्ट के द्वारा क्या फाइंडिंग्स दी जाती है? हाई कोर्ट के द्वारा इस मामले की जांच की जाती है और गंभीरता से लिया जाता है। सारे मामले की जांच करने के बाद फाइंडिंग दी जाती है। हाई कोर्ट के द्वारा क्या बात कही जाती है? तुमने जो अपने माता पिता के साथ अत्याचार किया है वो डीएम के आदेश से पता चलता है। किस तरीके का दुर्व्यवहार, किस तरीके की निर्दयता, किस तरीके के मारपीट तुम इनके साथ कर रहे हो, किस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हो, वो डीएम के आदेश से पता चलता है। और ये जो आदेश है वो बिल्कुल सही दिया गया है, क्योंकि तुमने अपने माता पिता को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया, इतना ज़्यादा परेशान किया, इनकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है, ये चलने फिरने में समर्थ नहीं है, लेकिन तुम इनके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार कर रहे हो और उल्टा ये आरोप लगा रहे हो कि तुम्हारी पत्नी को इन्होंने परेशान किया है। ये आरोप भी आपने झूठा लगाया है। जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है आप उसका लाभ ले सको। इस तरीके की फाइंडिंग हाईकोर्ट के द्वारा दी जाती है। दूसरी बात पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से कही जाती है कि घर में कुछ काम करा देने से या कंस्ट्रक्शन का कार्य करा देने से, थोड़ा बहुत निर्माण करा देने से तुम्हारा अधिकार उस घर में नहीं हो जाता। ये सारी बात हाईकोर्ट के द्वारा कही जाती है कि तुम्हारी पत्नी ने ये झूठा केस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का लाभ लेते हुए अपने माता पिता को झूठा फंसाने के लिए ये एफआईआर दायर की गई है, और तुम इन्हें परेशान करते हो, इन्हें प्रताड़ित करते हो, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हो और घर को हड़पने की फिराक में हो। ये सारी बातें हाईकोर्ट के द्वारा कही जाती है। तीसरी बात कहती है तुमने झूठा दहेज केस किया और डीवी एक्ट का दुरुपयोग किया। जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है उसका उद्देश्य ये है कि ससुराल में रहने वाली महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जा सके, और जो तुम्हारी पत्नी है वो उल्टा इन्हें परेशान करती है, और इन्हीं के खिलाफ में डीवी एक्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत मुकदमा दायर किया। तो हाईकोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि तुमने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का दुरुपयोग किया है। और पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा भी जो एसडीओ का निर्णय होता है, जो डीएम साहब का आदेश होता है, उसी को बरकरार रखा जाता है और बेटे और बहू को वहाँ से बेदखल करने के लिए आदेश पारित किया जाता है। और उन्हें कहा जाता है यदि वो उस घर को खाली नहीं करेंगे तो बलपूर्वक भी घर खाली कराया जा सकता है। सेक्शन 22 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट इस बात का प्रावधान करता है कि उनकी संपत्ति से ऐसे बच्चों को, ऐसे बेटे को, ऐसी बेटी को या ऐसी बहू को बेदखल किया जाए जो उनको प्रताड़ित करते हैं, और ऐसे में पुलिस प्रशासन प्रयोग में लाया जा सकता है। यदि कोर्ट के द्वारा आदेश किया गया है तो आपको वहाँ से बेदखल होना होगा।
तो ऐसा कहकर के हाईकोर्ट के द्वारा मामले का निस्तारण किया जाता है। इस मामले से आपको ये सीखना है कि यदि बच्चा आपको प्रताड़ित कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, मारपीट कर रहा है और वो कह रहा है कि वो संपत्ति उसकी हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको कदम उठाने होंगे, आपको सही तरीके से ड्राफ्टिंग करके अपनी एप्लीकेशन को दायर करना होगा। उसमें आप सारी बातों को बताएंगे, जिस तरह से आपके साथ मारपीट की जा रही है वो उन सारी बातों का आप जिक्र करेंगे। और यदि ड्राफ्टिंग सही तरीके से की गई है, आपके साथ वास्तविकता में घटना की जा रही है, तो बहुत ही जल्द उन्हें आपके घर से बेदखल कर दिया जाएगा। इस तरीके से आप इस जजमेंट का लाभ ले सकते हैं। और जैसे इसमें एक बात और कही गई कि कंस्ट्रक्शन का कार्य करा देने से वो घर उसका नहीं हो जाता, ऐसे में आप इस बात का भी लाभ ले सकते हैं। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और एक और बात मैं वरिष्ठ नागरिक को कहना चाहूँगा, यदि वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हैं, अपने बच्चों के नाम इस मंशा से करते हैं कि उनके बच्चों के बीच कोई डिस्प्यूट ना हो। देखिए, सबसे बेहतर तो ये होता है कि आप वसीयत को लिखिए, आप विल बनाइए कि आपकी संपत्ति आपके मरने के बाद किस व्यक्ति को दी जाएगी। लेकिन यदि आप विल भी नहीं बनाना चाहते तो उसे ट्रांसफ़र करते समय कुछ कंडीशन मेंशन कराइए। उसमें लिखिए कि जिस व्यक्ति के नाम मैं प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ वो बुढ़ापे मेरा सहारा बनेगा, वो बुढ़ापे में मेरी केयर करेगा, मेरी बेसिक नीड्स को पूरा करेगा, जो मेरी आम ज़रूरतें हैं, रहना पीना खाना, आवास की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, दवाइयों का खर्चा, आने जाने का खर्चा, तो ये जो बेसिक नीड्स है वो इन सब को पूरा करेगा। और यदि वो इनको पूरा नहीं करता तो मैं इससे संपत्ति वापस ले सकता हूँ। यदि आप ये कंडीशन ट्रांसफ़र डीड में मेंशन करा देते हैं तो आपको वो संपत्ति वापस मिल सकती है, यदि बच्चा भविष्य में आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट इस बात का प्रावधान करता है, यदि आपने अपनी संपत्ति को इस उद्देश्य के साथ दिया है, इस एवज़ में दिया है कि बच्चा आपका ख्याल रखेगा, आपकी बेसिक नीड्स को पूरा करेगा, लेकिन जैसे उसके नाम संपत्ति आती है वो आपकी खेल करना बंद कर देता है, आपका ख्याल नहीं रखता, तो ऐसे में आपको सेक्शन 23 का लाभ दिया जा सकता है और आपको मिलेगा ही। यदि आप उसमें लिखवा देते हैं तो सेक्शन 23 का लाभ आपको 100% दिया जाता है। लेकिन यदि आप कंडीशन में मेंशन नहीं कराते तो सुरेश चिकारा वर्सेस रमती देवी के जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है कि यदि ट्रांसफ़र करते समय आप कंडीशन को मेंशन नहीं कराएंगे तो ऐसे में आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। तो हमेशा यदि आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसमें कुछ कंडीशन मेंशन कराइए और अपने भविष्य को सुरक्षित रखिए, ताकि आपके बच्चों के द्वारा आपको परेशान या प्रताड़ित ना किया जा सके। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग समझ पाए होंगे कि अपनी प्रॉपर्टी को किस तरीके से ट्रांसफ़र किया जाए, और यदि बच्चा आपको परेशान या प्रताड़ित कर रहा है तो आप किस तरीके से उसको सबक सिखा सकते हैं, किस तरीके से उसे घर से बाहर निकलवा सकते हैं। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श, आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप बिना संकोच किए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ यदि आप किसी भी मामले पर मुझसे विधिक सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपनी लीगल प्रॉब्लम को व्हाट्सअप करें, जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।